कि एक बात निश्चित है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। इस सिद्धांत को लेकर जो है हमारे एमके झा सर चले और आज यहाँ कहीं ना कहीं सफल है और ये बच्चों को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करते रहे हैं। शुरू से इनका जीवनचर्या यही रहा है, बच्चों के बीच रहना, बच्चे को अच्छे से अच्छा संस्कार देना। जिन्होंने काफी अच्छा इन्होंने एक बात अभी कही कि नेचर से जोड़े बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनराज, आप देख रहे हैं निगाहें न्यूज। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पूरे मौज पूरे मस्ती में होंगे। मैं मुजफ्फरपुर के डीएवी खबरा ब्रांच में हूं और यहाँ बात करेंगे यहाँ के प्राचार्य एमके झा सर से। तो मैं स्वागत करता हूं निगाहें न्यूज में एमके सर का। धन्यवाद सर आपका। अच्छा लगा आपने डीएवी पब्लिक स्कूल खबरा को अपने कार्यस्थली के लिए आज के लिए चुना, यह अच्छा लगा। और ये भी हमेशा से ही शिक्षा, सेवा और संस्कार के सिद्धांतों पर कार्यरत रहा है। 1 जून 1886 को स्थापित लाहौर पाकिस्तान में यह संस्था भारत में अभी 1000 प्लस ब्रांचेज का संचालन कर रही है। बिहार में इसके 97 ब्रांचेज हैं और मुझे एक डीएवीएन होने पर गर्व है। आप शुरू से इतना संघर्षमय थे कि जब बकरी जाते थे, बकरी में एज ए टीचर का रोल आपने निभाया और वहां से उठकर अचानक इसी शहर में, एक ही शहर में दूसरे जगह प्राचार्य का पद आप निभा रहे हैं। इस कार्यभार को आपने संभाला तो बखूबी रूप से निभा भी रहे हैं आप। तो यहाँ कितना ये संघर्षमय रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये बात है कि किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में 3 चरणों से उसे गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं, दूसरा उसके लिए चुनौतियां आती हैं और जब इन दोनों पर आप पार पा जाएंगे, संदेह की दीवार को लांघ जाएंगे, पार करेंगे और चुनौतियों को स्वीकार करेंगे कि चुनौती के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, आपको यह काम दिया गया है, तो आप सफल होने में कामयाब रहेंगे, नजदीकी हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए आपको 2 P पर भरोसा करना होगा। एक तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, समय का पाबंद, और दूसरा पंक्चिलियस होना पड़ेगा, चरित्र और आचरण के प्रति कंसाइंटियस होना पड़ेगा। आपको व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। आप चरित्रवान बने, न सिर्फ व्यवहार में बल्कि बोलचाल की भाषा में बने। अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित करने का एक मार्ग प्रशस्त करें, जिससे आपके साथ जितने लोग काम करते हैं, आई नेवर से कि हमारे अंदर इतने टीचर काम करते हैं। यहाँ 60 प्लस टीचर हैं, लेकिन मैंने कभी उनको नहीं कहा कि आप मेरे अंदर काम करते हैं। हमेशा हमारे साथ काम करते हैं, वी वर्क टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या अभी आपने ये सोचा था जब आप टीचर थे कि अचानक मुझे ये ऐसा भी अवसर मिलेगा जब मैं एक प्राचार्य के रूप में अपने आप को जो है महसूस करूंगा? मतलब कभी ऐसा महसूस हुआ क्या? जी हाँ, परिस्थितियों ने ऐसा समा बांधा कि मेरे जो प्राचार्य गण हुए, जिनके अंदर मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पास जो इनहेरेंट प्रतिभा है उसको उन्होंने पहचाना। आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर श्री वीएस ठाकुर सर, श्री छिल्लर साहब, हरवीर सिंह छिल्लर, और फिर हमारे डायरेक्टर श्री एसके झा सर, जी, इन तीनों ने मेरी क्षमताओं को बखूबी पहचाना और कार्य करने का एक सुगम रास्ता प्रदान किया जहां से आपको प्रेरणा मिली कि यहाँ से आना चाहिए। उन्होंने मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास किया। मैंने प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया है, अंग्रेजी भाषा मैंने पढ़ाई की है। जैसा कि मैं जानता हूं कि इंग्लिश आपकी काफी अच्छी रही और इंग्लिश के आप टीचर भी थे, सब कुछ काफी अच्छा रहा आपका। तो आप अगर चाहते तो सरकारी संस्थान में भी अपने आप को काफी अच्छा एवल कर पाते और वहां भी काफी अच्छा आपको जगह मिल पाता, फिर भी आपने इस डीएवी प्राइवेट संस्था को ही क्यों चुना? देखिए सर, बात ऐसी है, मेरा मूल मंत्र है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। वाह। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। डीएवी की संस्थाएं पूरे देश में कार्यरत हैं और हम लोगों का जॉब ट्रांसफरेबल है। महाराष्ट्र में भी मौका काम करने का मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश में मिल सकता है, सिक्किम में मिल सकता है, नेपाल में मिल सकता है, उड़ीसा में मिल सकता है, और पठानकोट में भी जाने का अवसर पंजाब में मिल सकता है, हिमाचल में जाने का। मतलब सरकारी व्यवस्थाएं को छोड़कर, जबकि आप उसमें जा सकते थे, फिर भी आपने छोड़कर इस प्राइवेट संस्था डीएवी को चुना है। इसमें कोरोना से पहले यहाँ का जो व्यवस्था था, जो बच्चों की जो संख्या भी थी, बहुत कम थी संख्या बल बच्चों की, छात्रों की, पर कोरोना के बाद अभी क्या लगा? कोरोना के बाद आपने यहाँ पर क्या डेवलपिंग किया? जब से आप प्राचार्य बने तो आपको ये बहुत बड़ा चुनौती रहा होगा मेरे ख्याल से, और कोरोना के बाद बहुत सारा स्कूल भी बंद हो गया, पर और कोरोना से पहले इसकी संख्या बल भी ऐसे ही कम थी। तो कोरोना के बाद क्या संख्या बल आपके स्कूल की बढ़ी है या घटी है, या किन किन चुनौतियों का उसके बाद सामना करना पड़ा? अगर बढ़ा है तो ये बताएं। बहुत अच्छी संख्या हमारे छात्रों की बढ़ी है, ईश्वर का बहुत बहुत आभार है। हमारे प्रबंधन के जो सर्वोच्च पदाधिकारी है माननीय एसके झा सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बताए कार्य प्रणाली को हमने अडॉप्ट किया, भरोसा जताया गार्जियंस, और हम खबड़ा और आसपास रहने वाले या शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं
कि उन्होंने इस विद्यालय को अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए चुना। हमने बड़ी संख्या में एडमिशन 2020-21 में लिया, जबकि कोरोना से बुरी तरह पूरी दुनिया प्रभावित थी। फिर भी हमने 600 लगभग 700 एडमिशन लिए और इस बार हमने 900 एडमिशन लिए। आपको बताते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। आज के डेट में जो शिक्षा नीति है वो बहुत ही अद्वितीय होता जा रहा है। लोगों का मेन अर्निंग पर ज्यादा फोकस है, शिक्षा पे कम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी डीएवी की जो संस्था है, ये पुरानी संस्था है और वैदिक माने विधि व्यवस्था से चल रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वैदिक विधि व्यवस्था बच्चों पर कितना % जो है सो हावी है, क्या इस पे कितना % सफल है आपका? ये बहुत हद तक हम सफल है सर वैदिक व्यवस्था में। हमारा फुल फॉर्म ही है दयानंद एंग्लो वैदिक जी। एंग्लो स्टैंड फॉर इंग्लिश मेथोडोलॉजी एंड टीचिंग जी। और एंग्लो वैदिक हमारे यहाँ प्रत्येक शनिवार के दिन हवन का आयोजन किया जाता है। जितने बच्चों का जन्मदिन होता है उस दिन हम उनके लिए खास प्रार्थना करते हैं जी। प्रतिदिन गायत्री मंत्र से हमारे विद्यालय के स्कूल शुरुआत होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है दर्शकों। एक बहुत अच्छी बात जो सर ने कहा, अभी बड़ी खुशी हुई कि सारे बच्चे को यहाँ गायत्री मंत्र के साथ जो शुरुआती किया जाता है पढ़ाई के लिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं वैदिक पद्धति को, जो गुरुकुल की जो पद्धति है, गुरुकुलम जो पहले हमारा हुआ करता था, उस पद्धति को लेकर यह डीएवी चल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और ये अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको क्या लगता है कि आज के बच्चों में संस्कार ज्यादा जरूरी है या शिक्षा ज्यादा जरूरी है? नहीं, संस्कार होना जरूरी है। बच्चे संस्कारित होंगे तो स्वाभाविक तौर पर अच्छी शिक्षा, जो उत्तम क्वालिटी की शिक्षा है, वो ग्रहण करने के लिए उनके पास मौके मिलेंगे। जैसे हम लोग शुभकामना मंत्र पढ़ते हैं, आपको सुना दे सर जी। ओम स्वस्ति प्रजा भय परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषान् गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्वशालिनी देशो अयं क्षोभ रहितं ब्राह्मणस्तु निर्भया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिष्य का अनुशासन कैसा होना चाहिए, तैत्तिरीयोपनिषद में लिखा हुआ है। ये हम डेली पढ़ाते हैं ये चीज। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे को सिखाते ही हैं। बिल्कुल, प्रार्थना ही होती है। अच्छा, किसी दिन आप आकर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और शांति मंत्र हमारे यहाँ जो स्कूल खत्म होता है उस दिन लोग प्रतिदिन शांति पाठ। क्या बच्चे को सिर्फ इतना ही पढ़ा करके छोड़ा जाता है कि उनको इसके साथ एक पाठ पढ़ाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों तुम्हें बन के डॉक्टर बन के डकैत नहीं बनना है, इंजीनियर बनने के बाद भी भ्रष्ट नहीं बनना है, आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी तुम्हें जो है सो काला बाजारी नहीं करना है। तो ये भी आप उसको एक शिक्षा साथ साथ देते हैं या सिर्फ बस एक किताबी नॉलेज है? बस हम समझाते हैं कि देव विद्वान और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद मत कर, यानी उसको मनोरंजन का साधन मत बनाओ। ठीक है। आज का जो बच्चा है, जो आज का दौर है, इसमें बच्चा बहुत जल्द यंग हो जा रहा है अपने आप को, लड़की हो या लड़का। और जब स्कूल में आता है तो लड़की और लड़का का क्लास एक होने के कारण दोनों में एक अटैचमेंट होता है। उस अटैचमेंट को आप कितना जायज मांगते हैं? क्या इस पर क्या होना चाहिए विधि व्यवस्था? क्या आज के करप्शन का जो है माहौल स्कूल से ही चालू होता है? देखिए, ये बहुत ही चुनौती भरा सवाल आपने आज के परिप्रेक्ष्य में किया है। तो बड़ी बात यह होती है कि वन वे ट्रैफिक होने के कारण पेरेंट्स आज इतने भौतिकवादी युगों में डूब गए हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, स्कूल में फॉलो अप एक्शन उनको करना चाहिए। स्कूल का मतलब है स्टडी सेंटर्ड हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। बिल्कुल, ये सेंटर्ड हाउस है, सेंटर्ड हाउस केंद्रीकृत है कि यहाँ स्टडी सेंटर्ड हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, संगठित तौर पे यहाँ पढ़ाई कराने की व्यवस्था की जाती है जी। यह गणित का वर्ग है, यह विज्ञान का वर्ग है, या अंग्रेजी पढ़ाई होगी, संस्कृत होगी, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होगी, सोशल स्टडी पढ़ाई होगी। पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई जो घर पर जाते हैं तो फॉलो अप एक्शन करने चाहिए। बिल्कुल, क्या पढ़ रहे हैं उन्हें देखना चाहिए बैठकर। मोबाइल बहुत खराब चीज नहीं है, लेकिन अगर जैसे छुरी होती है, अगर सही से आप बनाते हैं तो सेविंग करते हैं तो ब्लेड से दाढ़ी बन जाती है, और अगर वही ब्लेड अगर गड़बड़ लग जाए तो कटने का डर होता है। क्या बच्चों में एक चीज बताना चाहेंगे, हर बच्चों में अलग अलग प्रकार की टैलेंट होती है। जहां तक सर आपने बात की कि करप्शन की शुरुआत स्कूल से होती है, उसके पीछे का लॉजिक, भारत एक पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज्यादा आबादी है अपने यहाँ। तो आप एक ही शिक्षक उस समय पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो गणित भी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अलग अलग अगर स्कूल खोल दिए जाए तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च आएगा। लड़कियां आखिर बड़ी होकर, बड़ा आप जरूर इसको फोकस करें, लड़कियां बड़ी होकर 17-18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 होने पर अंततः वो वैवाहिक जीवन में आती हैं। बिल्कुल, लेकिन इस पर बहुत सोचनीय मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि बच्चे असमय ही आजकल सयाने होते जा रहे हैं मोबाइल और इंटरनेट के फ्री एक्सेस के कारण। 500 रुपए, 1000 रुपए में 3 महीने के लिए मोबाइल के पैक्स उपलब्ध हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। मोबाइल में ढेर सारे ऐप्स ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। बिल्कुल, बच्चों के कैरेक्टर के असैसिनेशन के लिए वो काफी तैयार होते हैं।
पहले मोबाइल टाइप करने से कुछ चीजें उपलब्ध होती थी, अब बोल देने से आ जाता है। इसका भी खामियाजा बच्चे उठा लेते, इसका भी खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आज बच्चों में जो हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ी है जी, आज बच्चों में जो यौन शोषण बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, और बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में। तो आपने देखा कि कर्नाटक का एक मुद्दा अभी आज फ्लैश हो रहा है जी, कि जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसमें सुधार करने की और उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता आ पड़ी है कि कोर्ट ने कहा है कि भाई, कोर्ट ने खुद इसमें वॉचडॉग की भूमिका निभाई है और कोर्ट ने कहा है कि इसमें संशोधन की जरूरत है कि बच्चे प्रेम वश, प्रेम नहीं है वो, प्रेम सर्वथा अनुचित है, अनुचित है प्रेम। अभी हमने आपको संस्कृत का श्लोक सुना है कि भाई विवाह की उम्र होती है, उस समय विवाह उचित होता है, माता पिता खुद, माने हर कुछ एक उचित समय पर जो होता है उसकी एक बात व्यवस्था, खुद एक उम्र आने पर, उम्र होने पर माता पिता विवाह करवाते हैं पुत्र या पुत्री का, चाहे लड़का हो या लड़की हो जी। तो हमें वैचारिक तौर पर सुदृढ़ होने के लिए मोबाइल की जो फ्री एक्सेस है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। सरकार को भी सख्त कानून लाने चाहिए। आपको क्या लगता है जो बच्चियां हैं जो पढ़ती हैं, जब 12-13 साल से ऊपर, या हमें तो लगता है 8 साल के बाद ही बच्चियों को, जो जिनकी बच्ची भी घर से बाहर जा रही है पढ़ने, कॉलेज स्कूल में जो जा रही है, क्या गार्जियन, ऐसे गार्जियन को उन बच्चियों से क्या सेक्स के ऊपर भी कुछ चर्चाएं फैमिलियर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए इसके बारे में, जो उससे कैसे बचाव हो, कैसे तुम्हें आगे मार्केट में चलना है, किस किस तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे, इस पर चर्चा क्या गार्जियन को बच्चों को पे करना चाहिए या नहीं? आपका क्या राय है? देखिए, हमारा समाज ऑर्थोडॉक्स है, भारतीय समाज, हमारा पुरातन पंथी सनातन समाज से हम आते हैं, तो हमारे यहाँ खुलकर बहस नहीं की जा सकती। यह पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में आता है, यह उपलब्ध है, हाँ। या यह सर्वमान्य है। हमारे यहाँ एक लिमिटेशन है, भाभी से जानकर, मामी से जानकर, चाची से जानकर बच्चियां जानती हैं, लेकिन पेरेंट्स को इस बात के लिए थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में बात करनी होगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर इको फ्रेंडली अगर हो, अगर बच्चे के साथ, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, गुड टच बैड टच है, सरकार ने नियम बना रखे हैं। तो बच्चों की काउंसलिंग खासकर सबसे पहले घर से ही नहीं होना चाहिए, घर से होनी चाहिए, और उन्हें समझाएं कि भाई ये तुम्हारे शरीर में फिजिकल चेंजेज हो रहे हैं, एज होने पर तुम्हारे परिवर्तन ऐसे होंगे, तुम्हारा जैसे सपोज करिए कि ग्लैंड्स में सेक्रेशन होने का हार्मोन जब बढ़ता है तो माँ को या पिता को इको फ्रेंडली होना चाहिए। कुछ दिन पहले अपने देश में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी जी, श्रद्धा और अफ्ताब की, बिल्कुल। तो अभी नाम लेना उचित नहीं है, हाँ। लेकिन वहाँ प्रेम नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी नजर आई थी, बेवकूफी। और इस तरह से हमारे समाज में जहाँ भी नजर उठाएंगे, अपने बिहार में कम है, लेकिन अन्य जो महानगरीय संस्कृति है वहाँ आए दिन इस तरह की घटना घटते रहती है। हमें समाज के सजग प्रहरी होने की भूमिका निभानी। देखिए, विकृत मानसिकता जो पैदा होता है वो कहीं न कहीं शुरुआती दौर से ही होता है, तो क्या उसका जरिया कहीं न कहीं, मैं मानता हूं कि ऐसा आपको लगता है क्या कि परिवार दोषी है, या कहीं न कहीं शिक्षक, जहाँ शिक्षा स्थल है वो भी दोषी है? नहीं, इससे मैं असहमत हूँ जी। स्कूल में तो इतनी अच्छी व्यवस्था होती है कि बच्चे बच्चियों को बैठने की, हमने अब कैमरे भी ऑन है हमारे, देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सीसीटीवी ऑन है, हाँ। बच्चे और बच्चियों की, लड़के लड़कियों की बैठने की व्यवस्था दूरी है, जिसमें 3 फीट 4 फीट की दूरी रहती है, बिल्कुल। टीचर बहुत सख्ती से निगहबानी करते हैं, हाँ, निगरानी करते और निगहबानी भी करते हैं, निगाह उनकी उसी पे होती है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। बात होती है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं जी, वहाँ इजी एक्सेस है, और बच्चियां ट्रैप हो जाती हैं बेवकूफी का, उन्हें पता नहीं कि गुड क्या है और बैड क्या है। इसकी समझदारी के लिए काउंसलिंग करने की जरूरत है। 2 महीने पे एक बार किसी बाहरी, किसी ऐसे लोगों को बुला करके उनके लिए एक मोटिवेट किया जाए, क्योंकि हमारे समाज के बीच का जब कोई आदमी होता है तो उसे सुनना पसंद नहीं करता है, जब कोई बाहर से आता है तो उसको सुनता है बच्चा। कहते हैं ना, सबसे पहला जो प्रेरक व्यक्तित्व होता है वो उसके माता पिता होते हैं। बिल्कुल, अभी हमने आपको बताया जी कि पिता को एक आदर्श पिता होना चाहिए। बिल्कुल, भगवान श्री राम ने पिता की बात मानकर वन जाना स्वीकार कर लिया था जी। लक्ष्मण जी उनके अनुज से सहभागी थे, इसलिए वो चले गए। सीता माता का उनकी पत्नी होने के नाते जाना जरूरी था। तो इन तीनों ने अनुशासन की परिभाषा एकदम सर्वश्रेष्ठ बनाई। दशरथ जी की बात मानकर श्री रामचंद्र जी जंगल गए। उसी तरह पिता को एक आदर्श पिता बनना होगा घर में। आज जो हमारा अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण है जी, उसके कारण, और जो हमारी जो अंध संस्कृति है, जो विलासितापूर्ण जीवन जीने की शैली है, उसमें पिता को फुर्सत नहीं है। पिता सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं, परिवार अपना, हाउ टू रन द फैमिली एंड हाउ टू अर्न बेटर एंड बेटर, उसके परेशानी में वो व्यस्त रहते हैं, और उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती है हमारे बच्चे कैसी पढ़ाई कर रहे हैं,
उन्हें सिर्फ मार्क्स का मतलब है। तो मार्क्स का मतलब है कि 90% लाने वाला बच्चा भी बाद में ग्रेजुएशन आते आते फ्लॉप कर जाता है, और एवरेज बच्चा जो होता है जो 50%। देखिए मैक्सिमम गार्जियन आजकल ये देखता है कि हमारा बच्चा नंबर कितना बढ़िया से बढ़िया ला रहा है, पर यह नहीं देखता है कि उसके अंदर और भी चीज का ग्रोथ है। कि देखिए एक ऐसा है, जैसा मैं मानता हूं कि एक अच्छा धारदार ब्लेड जितना अच्छा बाल छील सकता है वही ब्लेड पेड़ नहीं काट सकता। तो सब में अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। कोई मैट्रिक जी लकड़ी तो काट सकते हैं लेकिन बाल नहीं छील सकते। ठीक उसी प्रकार हर लोगों की, जो एक अच्छा डांसर है अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता, एक अच्छा जो क्रिकेटर एक अच्छा डांसर नहीं हो सकता। तो हर बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है। कोई बच्चा अगर मैट्रिक फेल करेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल हो जाएगा, वो जीवन में सफल होगा, किसी और क्षेत्र में हो सकता है। तो गार्जियन यहाँ अक्सर मार्क्स को देख के बच्चे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसमें बच्चा हतोत्साहित होता है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं और कि खासकर बच्चियों के अंदर जो आजकल जो विकृति पैदा हो गई है, जो भटक जाती है, उसके पीछे क्या लगता है आपको कि गार्जियन का एक मूलभूत उसमें आधार है, कहीं ना कहीं कमी हो रहा है, उससे आप कितना सहमत है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में बढ़ता हुआ सांस्कृतिक प्रदूषण, कल्चर पॉल्यूशन। जी जी। आप शादी में जाएं, आपने देखा होगा कि शादियों में किस तरह के अश्लील कपड़े पहन के लोग आते हैं। ठीक है, ठीक बात, अश्लील गाने की बात होती है, गानों की बाढ़ होती है जी। और अभिभावकों को यह चिंता नहीं होती, वहां होड़ लगी रहती है कौन किससे ज्यादा सुंदर दिखने में लगे और लगना चाहिए। बिल्कुल, वहां एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति भी पनप जाती है। अश्लील गाने, कानफोड़ू संगीत बजता रहता है। और उस जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, चाहे जिस किसी भी इलाके में रहते हैं, सब भारत का कोई सा भी शहर हो, इससे अछूता नहीं है। पुराने जो पौराणिक जो वाद्य यंत्र होते थे, जिसमें हमारे जो पुराने वाद्य यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग जो आता था, वो आज मजा ही खत्म हो गया। जो पारंपरिक गीत होते थे शारदा सिन्हा के या फिर जो मुकेश के शादी गाने होते थे, उनकी जगह अश्लील गानों ने ले ली है। इसका भी हमारे समाज पर असर पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लगता, अभी आपने चर्चा छेड़ दिया इसलिए याद आ गया कि भोजपुरी समाज तो खैर गंदा कर रहा है समाज को, भोजपुरी ज्यादा अश्लीलता फैला रहा है, क्या इसके लिए सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए था ताकि इस चीज पर रोक लगाया जाए? सेंसर बोर्ड है सर, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे साइट्स को गवर्नमेंट बैन करती है, वो दूसरे ट्रेडमार्क से दूसरे नाम से फिर आ जाते हैं मार्केट में। जी, हमारा कानून थोड़ा और सख्त होना चाहिए। हाँ। जैसे आप सऊदी अरेबिया का ले लीजिए उदाहरण, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग एकदम प्रोहिबिटेड है। नशा जो ट्रैफिकिंग करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, उन्हें चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे दी जाती है। चाहे लड़कियों के साथ अगर छेड़छाड़ आप करते पकड़े, अगर यदि आप लड़कियों के साथ कोई रेप करते हैं वहां, तो अगर यदि शादीशुदा है तो आपको पत्थर से मार के मार दिया जाएगा, और अगर आप कुंवारे हैं तो आपका हाथ काट लिया जाएगा, चोरी करते हैं तो हाथ काट लिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था है। हमारे यहाँ कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारी जो केंद्र की सरकार है इस मुद्दे पर कार्यरत है, और हर एक मुद्दों करना चाहिए। हमारे हर एक मुद्दों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की निगाह है। बहुत अच्छा लगा हमारे प्रचार सर से मैंने बात किया, बहुत सारे विभिन्न मुद्दाओं पर बात किया, कुछ छुए अनछुए पहलुओं पे भी विचार किया हमने, समाज के गतिविधि व्यवस्थाओं पर, बच्चों के शक्तियों के ऊपर बात किया, नारी शक्ति के ऊपर बात किया हमने, बच्चों के विकास के ऊपर बात किया। इन्होंने बहुत सलीके के साथ सारे चीजों का जो है सो जवाब दिया अपने स्तर से और समाज में। मैं सिर्फ लास्ट में सर से कहना चाहता हूं कि आप निगाहें न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को, उन तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए एक ऐसा संदेश शॉर्टकट में दे जिनसे उनका जीवन जो है मूलभूत आकार मिल सके, उनके जीवन को एक अच्छा रूप ले सके, और बच्चियों में जो विकृतियां हैं या बच्चों के अंदर उसमें सुधार किया जा सके। गार्जियन को क्या रूप लेना चाहिए, आप अपने स्तर से एक छोटा सा विचार। निगाहें चैनल के जितने भी दर्शक हैं और जो दूर दूर तक किसी तरीके से इस चैनल से जुड़े हैं या इनको जिस माध्यम से सुनने का मौका मिले, मेरा एक स्पष्ट मानना है, मेरी एक स्पष्ट अवधारणा है कि बच्चियों और बच्चों में भेदभाव ना करें, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और दूसरी बात है कि उन्हें पढ़ने का मौका दें। जैसे बीज डालते हैं खेत में तो वो बीज बढ़कर स्प्राउट जैसे होता है तो फिर उसमें पौधे लगाते हैं। तो हम जितनी उर्वरा शक्ति डालेंगे बच्चों के दिमाग में, बौद्धिक विकास होने के लिए बच्चों के लिए घर में अच्छा माहौल होना चाहिए। टीवी देखने दें लेकिन एक समय पर करें, उनको कहें कि आप टीवी इतना ही घंटा देखो, कौन सा चैनल देखें इस पर भी उन पे संस्कार पे विशेष फोकस करें। हाँ। जरूरी नहीं कि वो धार्मिक चैनल लगातार देखें, वो मंदिरों में जाके चले जाएं। बच्चों को ये जरूर बताएं कि आप शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे तो आप एक सफल नागरिक बनेंगे। बाद में और धर्म से कहीं ना कहीं आस्था से जोड़े, और हमारी जो जड़ें हैं संस्कार की, जी, मंदिर जाएं, जी, धार्मिक आयोजनों में शामिल कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर बच्चे को मंदिर ले जाएं। आयोजन होते हैं, जैसे कहीं सत्संग हो रहा है, जी, तो जरूर उस महात्मा ने अपने विचारों में उत्कृष्टता लाई है, इसलिए सुनने के लिए हम जाते हैं। तो वैसे आयोजन में भी बच्चे बच्चियां शामिल हो ताकि उनकी जो भागदौड़ की जिंदगी उससे थोड़ा सा उनको चैन मिलेगा और उनमें सद्गुण उनमें उत्पन्न होंगे।
माता पिता बच्चों के साथ बैठकर बात करें। आज मोबाइल के कारण बच्चे इस घर में, माता पिता उस घर में, सारे लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल। बहुत एक दिन उनको सप्ताह में उपवास करने की जरूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ रविवार को नमक नहीं खाया जाता जी, और किसी एक दिन व्रत करते हैं, एकादशी का, चतुर्दशी का व्रत करते हैं। हमने भी व्रत किया है। तो उस तरीके से एक दिन प्रण करें कि आज हम मोबाइल बिल्कुल नहीं छुएंगे। आप अगर अधिकारी हैं तो आपका तो मोबाइल पर इस्तेमाल होना जरूरी है। जैसे मुझे मजबूरी हो जाती है, मुझे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो मैंने भी, और बच्चों के लिए होना चाहिए एक रोज उनके लिए हो, एक दिन बच्चे मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। देखें कि आप नियंत्रण कैसे आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपके लिए सफलता। और इसके लिए गार्जियन को भी होना चाहिए कि बच्चे को कम से कम महीने में 2 बार 3 बार खुद भी अपने साथ लेकर उसको कहीं ना कहीं पिकनिक स्थल ले जाए, कहीं ना कहीं अच्छे जगह ले जाए, घुमाए, ताकि उसका माइंड से प्रकृति से उसको जोड़े, प्रकृति से जोड़े, ताकि बच्चे को अकेलापन महसूस नहीं हो। क्योंकि जब बच्चे को जिस चीज की कमी घर में महसूस होती है, ठीक वही चीज वो बाहर में पूरा करना चाहता है। पिकनिक स्पॉट पर न ले जाकर किसी प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर ले जाएं, पहाड़ों पे ले जाए, नदियों की बात दिखाए, आपके गाँव में भी कोई अच्छा सा तालाब पोखरा हो, कोई पुराना मंदिर हो, वहां दिखाएं, मंदिर पर ले जाएं। हमारे आसपास बहुत तीर्थ स्थल है, नजदीक में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, वहां ले जाएं। राजगीर बच्चों को ले जाएं घुमाने, हुंडरू जलप्रपात घुमाने झारखंड में ले जाएं, जमशेदपुर माने नेचर के साथ उनको जोड़े, तभी आपके साथ बच्चा आगे चल के आपके नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, वरना वो हमेशा ऐसा होता रहेगा। बहुत हाई प्रोफाइल दिमाग में बीज न डालें कि तुम्हें तो IAS ही बनना है, तुम्हें मेडिकल ही करना है। दुनिया में बहुत सारे पेशे हैं जिनको अडॉप्ट करके बच्चे आज सफल बन सकते हैं। अच्छे आप वकील बन सकते हैं, अच्छे आप समाज सुधारक, अच्छे गायक बन सकते हैं, अच्छे गायक बन सकते हैं, अच्छे आप सेट डिजाइनर बन सकते हैं, बिल्कुल, आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, अच्छे किसान बन सकते हैं, अच्छे आप सैंड आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। उन्हें बताएं कि दुनिया के हर विधाओं में आपके सफल होकर जीवन यापन करने की संभावनाएं मौजूद है। बिल्कुल, ये बच्चों में बात होनी चाहिए। अपनी जिम्मेवारियां बच्चों पर न थोपे कि तुम्हें तो मेडिकल करना ही है। बच्चे दबाव नहीं झेल पाते। माने अक्सर गार्जियन जो चीज जीवन में खुद नहीं पूरा कर पाता है, वो सारा चीज चाहता है हमारा बच्चा वो पूरा करे। ये कहीं ना कहीं गलत है। जैसा सर ने कहा कि हर बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं विद्वान है। ईश्वर ने सबको 24 आवर का वक्त दिया है। उसी में कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, सबको एक जैसा वक्त मिला है। कोई उसमें छिप जाता है, कोई छप जाता है। जैसे उसी 24 आवर में आज भी सर के साथ भी जो लोग टीचर थे, आज भी वही के वही है। सर कुछ लोग छिप के रह गए, सर छप गए। तो इस तरह ये भी एक मिसाल है बच्चों के लिए भी, और ये इन्होंने पूरा भी किया है। क्योंकि मैं इनको पहले से जानता हूं, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं तो नहीं करता। तो इसलिए इनके संघर्ष की कहानी को भी मैंने देखा है, ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे गर्व है इन पे कि इन जैसी जो है सो भावपूर्ण जो है सो पति को लेकर के आगे चलना बहुत ही कठिन था। क्योंकि उस दौर से हम लोग 15 साल पहले का समय जो था बहुत ही कठिन था, और आज वहां से यहां तक का सफर करना बहुत ही मुश्किल था। पर इन्होंने इसको कर दिखाया है, साबित कर दिया कि हम वहां से उठकर यहां तक आ सकते हैं, तो तुम भी आ सकते हो। क्योंकि इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमें वहीं पर रहना है या हम वो नहीं कर सकते हैं। इनको पता था कि हम में वो शक्ति है, काबिलियत है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, आज नहीं तो कल पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक बात निश्चित है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलेगा। इस सिद्धांत को लेकर जो है हमारे MK झा सर चले, और आज यहाँ कहीं ना कहीं सफल है। और ये बच्चों को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करते रहे हैं। शुरू से इनका जीवनचर्या यही रहा है, बच्चों के बीच रहना, बच्चे को अच्छे से अच्छा संस्कार देना। जिन्होंने काफी अच्छा इन्होंने एक बात अभी कही कि नेचर से जोड़े बच्चों को। नेचर से जोड़ने के बाद जब आप उनको नेचर से जोड़ेंगे तो आपके नेचर से वो बच्चा जुड़ जाएगा, और धीरे धीरे आपके समाज के लिए उत्थान का काम करेगा। हर बच्चे के अंदर अलग प्रकार की काबिलियत है। बच्चा के नंबर पे मत जाए, बच्चे की काबिलियत पे जाए। एक मूर्ख व्यक्ति भी जो है सो बहुत अच्छा काम कर सकता है। आज के डेट में जिस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है उसे उस क्षेत्र में जाने दें। आज इतनी क्षेत्र खुल गया है लोगों के अंदर कि उस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। जैसे सर ने कहा, कृषि में भी एक अच्छा क्षेत्र है आज के डेट में। वहां भी अमेरिका से लोग आ करके आज लोग खेती पे आ रहे हैं और करोड़ रुपया कमा रहे हैं। मामूली सा गाय के गोबर से लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारा लोग काम कर रहे हैं। माने हर क्षेत्र में आप अपने आप को कहां रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे अपने आप को ऊपर करने का प्रयास करते हैं। तो सर से मैंने बात किया, सर से बात करके काफी अच्छा लगा, और बहुत ही 4-5 सालों के बाद हमने मिला भी था, तो आज बहुत ही अच्छा लगा। और इनके यहां तक आने के लिए भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इन्होंने टाइम भी दिया, इनके पास टाइम भी आज कमी था, कहीं जाना भी था, पर फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आए हैं, तो इन्होंने खुद ही कहा कि नहीं भी 4-5 साल के बाद मिले हैं, मित्रवत व्यवहार है, तो आपके साथ तो बैठेंगे। और हम लोगों ने एक कप चाय पिया और फिर इनका जो है इंटरव्यू लिया। और
कैसा लगा इंटरव्यू? हमारा विचार हमारे मित्रवत जो है सो भाई है, बड़े भाई की तरह है, और आज यहाँ प्राचार्य के नाते इस वीडियो के बारे में आप क्या अपना राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और निगाहें न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करिए। चाहता हूं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय निगाहें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।